निशा अपने ससुर जी के लिए चाय बना रही थी और निशा की सासू माँ पूजा घर में शाम का दीपक जला आरती कर रही थी। निशा के दोनों बच्चे दादी के साथ आरती में मगन थे। बेटा घंटी बजा रहा था तो बेटी दादी के साथ सुर मिला रही थी। निशा की सासू माँ को एसिडिटी की परेशानी थी और डॉक्टर ने भी उन्हें चाय पीने के लिए मना कर रखा था। रोज निशा के पति संजय अपने पिताजी का चाय पर साथ देते थे, लेकिन आज वह किसी काम से शहर के बाहर गए हुए थे। तो निशा के ससुर जी ने निशा से बोला, बैठो निशा बेटी, आज तुम हमारे साथ बैठकर चाय पियो। निशा अपने ससुर से बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती थी, बस काम पड़ने पर ही बोलती थी। चाय के लिए बैठने का आग्रह वह टाल नहीं पाई और उनके साथ चाय पीने बैठ गई। निशा बेटी, आज खाने में क्या बना? ससुर जी ने निशा से पूछा। पापा, मैं आज लौकी के कोफ्ते और आलू पालक की सब्जी बनाने की सोच रही हूँ। आपका कुछ मन हो तो बता दीजिए, निशा ने अपने ससुर जी से पूछा। अरे बेटी, जो तुम्हारा मन करे वही बना लो, पीछे से सासू माँ ने कहा। ठीक है मम्मी जी, कहकर निशा रसोई की तरफ जाने लगी। तभी उसकी सासू माँ ने कहा, बैठो, थोड़ा तुमसे बात करनी है। संजय तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता है। कम से कम तुम्हें तो पता होना चाहिए, हमारा क्या भरोसा। पता नहीं कब हम बूढ़ा बूढ़ी भगवान को प्यारे हो जाए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो मम्मी जी? अभी तो सब ठीक ठाक है। निशा की सासू माँ ने निशा से कहा, देखो बेटी, जन्म और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होती और समय रहते सही फैसला ले लेने से परेशानी कम हो जाती है। बात बहुत पुरानी है बेटा। जब मेरी शादी हुई थी हम सब गांव में रहते थे। संजय के पापा नौकरी के सिलसिले में बाहर आते जाते रहते थे और इनके बड़े भैया गांव में सारी खेती बाड़ी संभालते थे। मैं शादी होकर ससुराल आई थी और घर के कामों में बड़ी भाभी का हाथ बटाती थी। बड़े भाई के 2 बेटी और 1 बेटा था। 1 साल बाद में भी माँ बनी और संजय का जन्म हुआ। कुछ शारीरिक परेशानी की वजह से हम दूसरा बच्चा नहीं कर पाए और उधर भैया ने सारी जमीन जायदाद अपने नाम करा ली। जब संजय के पापा को पता चला तो जेठ जी ने कहा, तुम्हारा तो एक ही लड़का है और तुम्हारी नौकरी भी है, भला तुम्हें जमीन जायदाद की क्या ज़रूरत है। संजय के पिता ने बड़े भाई को कहा कि भले ही मुझे ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप बताकर ऐसा करते तो मुझे अपने साथ धोखा नहीं लगता। इस बात का मुझे बहुत खेद है और अब इतना सब होने के बाद मैं आपके साथ नहीं रह सकता। हम लोग अपना सामान लेकर शहर की तरफ आ गए और इस सदमे से माँ और बाबूजी बीमार रहने लगे। हमने उन्हें अपने साथ आने के लिए कहा, लेकिन वह अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे और कुछ समय बाद दोनों गुजर गए। हम सब उनकी रस्मों को निभाने के लिए गांव में जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। संजय इस बारे में सब जानता है और वह अपने पिताजी के साथ हुए धोखे को भुला नहीं पा रहा है। वह न तो कभी गांव जाता है और ना ही कभी अपने भाई बहनों से मिलता है। बड़े भाई को अपनी गलती का एहसास बड़ी भाभी और उनके बच्चों ने करा दिया है और वह माफ़ी भी मांग चुके हैं, लेकिन संजय नहीं समझने को तैयार। और बहू, मैंने और तुम्हारे ससुर जी ने महसूस किया है कि तुम परिवार का महत्व बहुत अच्छे से जानती हो, तो क्या बहू तुम हमें हमारे अपनों से मिलाने में कुछ मदद कर सकती हो? कैसी बातें कर रही हो मम्मी जी, यह मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं 2 परिवारों को मिला पाऊँ। कुछ दिन बाद निशा की मम्मी पापा की शादी की 50वीं सालगिरह थी और निशा के परिवार वालों ने संजय के ताऊ जी और उनके परिवार वालों को भी निमंत्रण भिजवा दिया। शादी की सालगिरह में जब संजय परिवार के साथ पहुंचा तो वह अपने ताऊ जी और उनके परिवार को देखकर निशा पर नाराज हुआ, लेकिन ताऊ जी के बेटे ने आकर सबके सामने माफ़ी मांगी तो निशा ने कहा,
छोड़ो जी सब पुरानी बातें, अपने तो अपने ही होते हैं। संजय ने बड़े भाई को सीने से लगा लिया और पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। निशा के सास ससुर ने निशा को ढेर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, तुम बहुत संस्कारी हो बहू। हमारी कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।